तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ रहे थे विच इज नेशनल इनकम। ये पूरा का पूरा यूनिट कवर करता है 10 मार्क्स का, और हमने इसके अंदर दो पार्ट कवर कर लिया था, पार्ट 1 पार्ट 2। ये सारे के सारी चीजें क्लास हमने थियोरी कवर की थी। आज भी पार्ट 3 के अंदर हम काफी सारी थियोरी कवर करने वाले हैं, बट पार्ट 4 से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 बिना देरी किए। नेशनल इनकम हम लोगों ने इससे पहले जो पार्ट पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने फाइनल गुड्स की बात की थी, हम लोगों ने इंटरमीडिएट गुड्स की बात की थी, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, हम लोगों ने स्टॉक और फ्लो के डिफरेंस की बात की थी, और उससे पहले हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में इन डेप्थ में पढ़ा था। ओके, आज हम करेंगे नेशनल इनकम कि बेसिकली नेशनल इनकम कहते किसको है। देखो, किसी भी नेशन की इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। जैसे किसी एक इंसान की इनकम होती है एज इनकम, बीज इनकम, उसी तरीके से एक नेशन की इनकम को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। लेकिन यहाँ पे क्लास इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम रेफर्स टू सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ओनली दी नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट कौन होते हैं क्लास, जो आम तौर पे हमारी कंट्री में ही रहते हैं, आम तौर पे वो हमारी कंट्री से इनकम जनरेट करते हैं और हमारी कंट्री में ही खर्च करते हैं, दे आर कॉल्ड रेजिडेंट। तो आप इनकम की बात नहीं करोगे, आप डायरेक्टली बात करोगे वो लोग जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में हमारे देश में ही रहते हैं, दे आर कॉल्ड रेजिडेंट। लाइक मैं इंडिया में ही रहता हूं तो मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं। ओके, तो हम जितने भी रेजिडेंट हैं उन सबकी इनकम को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेशनल इनकम। अच्छा, अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू दैट एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच जनरेट्स डोमेस्टिक इनकम। हमारा मैप आप सबने जरूर देखा होगा, भारत का नक्शा, वो जितना भी एरिया कवर करता है क्लास पूरा का पूरा, इवन वाटर में भी हमारा 200 नॉटिकल माइल्स तक कवर होता है, पानी में भी क्लास, पानी भी बटा हुआ है, राइट। तो वो पूरा का पूरा क्या है क्लास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। सो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, दैट एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, लाइक अर्निंग करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, कंजप्शन करते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटी करते हैं विच जनरेट्स डोमेस्टिक इनकम, और क्लास वहां से हमें क्या मिलता है, डोमेस्टिक इनकम। अब जो डोमेस्टिक टेरिटरी है या आप इसे इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हो, विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हें अब बता रहा हूं कि डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारा जो मैप है वो अंदर का सारा एरिया हमारा है। आपको पता है, सीधी सीधी बात है, अगर आप नक्शे में जहां भी क्लास रख दोगे पॉइंट, वो पॉइंट इंडिया का है, भारत का है, वो पॉइंट हमारा है। क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता है कि हाँ सर ये चीजें इंक्लूड होती हैं। तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं क्लास, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सबसे पहला, शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट। चाहे कोई शिप हो, चाहे कोई एयरक्राफ्ट हो, उसे ऑपरेट करने वाला बंदा जो है वो इंडियन है, जो उसे ऑपरेट करता है, राइट। अब वो शिप भले ही, एयरक्राफ्ट भले ही दो अलग अलग कंट्री में जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको ऑपरेट अगर इंडियन करता है तो वो इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल, प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन जापान एंड चाइना। एयर इंडिया का प्लेन भारत का प्लेन है, वो जापान और चाइना में ऑपरेट करता है, फिर भी वो प्लेन इंडिया की टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएगा। क्लियर है। सिमिलरली, प्लेन ऑपरेटेड बाय टर्किश, टर्किश एयरलाइन, जो टर्की क्लास ओनर है उसका, वो भले ही इंडिया से ब्रिटेन जा रहा हो लेकिन क्लास वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ टर्की कहलाएगा। कहने का मेरा सिर्फ मतलब इतना है कि आप देखो कि वो एयरक्राफ्ट, वो शिप, उसका ओनर कौन है। अगर उसका ओनर इंडियन है तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, सिंपल सी बात है। फिशिंग वेसल, जहां से मछलियां पकड़ी जाती हैं, बहुत सारे वेसल्स बड़े बड़े बनाए जाते हैं क्लास, ऑयल रिग्स होते हैं जहां से मछलियां पकड़ी जाती हैं, वो अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर, अगर वो इंडियन के मतलब ओशन के अंदर है, वो भले ही क्लास कहीं भी हो, उसका ओनर अगर इंडियन है तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। कैसे, ध्यान समझना, फिशिंग वेसल हो, चाहे ऑयल नेचुरल गैस रिग्स हो जहां पे पेट्रोलियम निकाला जाता है समंदर के अंदर से, नेचुरल गैस अगर कहीं से निकाला जाता है, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म समझते हो ना, इस तरीके से पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ जहाज आता है, हेलीकॉप्टर हो गया क्लास, प्लेन हो गया, फाइटर प्लेन हो गया, वो आते हैं, उतरते हैं, जाते हैं।
तो कोई भी क्लास वो इंटरनेशनल वाटर में है, हैव दे विन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, उनके पास वहां पे काम करने का अधिकार अगर है, वो इंडिया का ओनर है, पहली बात इंडियन उसका ओनर है, वहां पे काम करने का राइट। मान लो क्लास इसका ओनर इंडियन है, इनके ओनर जो है वो इंडियन है, और ऊपर से क्लास इनके पास एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन है, तो भले ही इंटरनेशनल वाटर में तब भी क्लास इंडिया की टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। फिशिंग बोट ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन in international water of Indian Ocean will be considered as the part of domestic territory of India। फिर भी क्लास हम इसे अपनी कंट्री की टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। तीसरी चीज, एम्बेसी। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, कोई भी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, कहने का मतलब क्या है, जहां पे गवर्नमेंट जो है ऑपरेट करती है, लाइक एम्बेसीज जितनी भी होती हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग कंट्री की एम्बेसी है, अलग अलग कंट्री के अंदर भी इंडिया की एम्बेसी है, कई बार क्लास मिलिट्री भेजी जाती है, कई बार काम से। एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में यूएस ने कुछ मिलिट्री को भेजा हुआ था, कुछ ट्रूप्स भेजे हुए थे, कुछ लोगों को भेजा हुआ था, या किसी मिशन के लिए, किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए आप अपने देश से किसी लोग को भेजते हो, कोई कॉन्सुलेट्स भेजते हो, अगर वो स्टैब्लिशमेंट कंट्री लोकेटेड इन अब्रॉड, एग्जाम्पल इंडिया का एम्बेसी भले ही वो चाइना में हो, लेकिन वो किसकी टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। सीधी सीधी भाषा में तुम्हारे दिमाग में डाल देता हूं, इंडिया का एम्बेसी इंडिया का है, भले ही वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी क्यों ना हो, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। चाइना के अंदर, रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, कहीं भी अगर इंडिया की एम्बेसी है तो भले ही वो हमारे कंट्री के अंदर नहीं है, मैप के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा सर, अगर अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है देन तो वो हमारा पार्ट भी नहीं है। भैया जब अमेरिका में इंडिया की एम्बेसी है, वो इंडिया का पार्ट है, तो अगर इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी है तो वो अमेरिका की टेरिटरी का पार्ट होगा ना, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ओके। अच्छा सर, इंडिया के अंदर अगर चाइना की एम्बेसी है तो वो किसकी टेरिटरी का पार्ट होगा? सर अगर वो चाइना की एम्बेसी है तो वो चाइना की टेरिटरी का पार्ट होगा, सिंपल सी बात है। ओके। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं? तो एम्बेसीज, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री इन इंडिया, अगर कोई भी फॉरेन कंट्री का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इंडिया में है तो वो हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। एग्जांपल, चाइना की एम्बेसी इंडिया में है तो वो चाइना की टेरिटरी का पार्ट होगा, वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनके मेंबर जो होते हैं वो कंट्री होती हैं, लाइक जैसे डब्ल्यूटीओ है तो डब्ल्यूटीओ में इंडिया एक मेंबर है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लास, लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। भले ही ये हमारी कंट्री के अंदर हैं, लेकिन ये हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाए जाएंगे। ये जिस कंट्री के हेडक्वार्टर जहां पे है इनका, वो कंट्री ओनर है, इनके ओनर इन द सेंस की समझ लो क्लास, वो उसको ऑपरेट करते हैं, उनकी स्थापना उन्होंने की है, राइट। तो ये उनकी टेरिटरी का पार्ट होगा, हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। तो क्या क्या नहीं होगा? एम्बेसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, कल को पूछेगा कि अगर जापान की एम्बेसी इंडिया में है तो वो किसकी टेरिटरी का पार्ट है, तो आप बोलोगे कि वो जापान की ही टेरिटरी का पार्ट है। ओके। अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ना क्लास, रियली इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये चीज पेपर में, मतलब मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये चीज पेपर में आए ही आए, ये चीज आपको पूछा जाए, इसके बहुत ज्यादा चांस है। तो मैं आपको याद भी करा दूंगा और आज हम खत्म भी कर देंगे इसको। क्या है, देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, जीडीपी और वेलफेयर। थोड़ा समझते हैं। देखो होता क्या है, पूरे देश के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ सर्विसेज दी जा रही हैं। देश के अंदर सुई से लेके जहाज तक जितनी भी चीजें बन रही हैं, सुई से लेके जहाज तक देश के अंदर जितनी भी चीजें बनाई जा रही हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को क्या बोलते हैं क्लास? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब सर्विसेज भी है, गुड्स भी है, टेंजिबल भी है, इनटेंजिबल है। साल भर के अंदर जो जितने भी का सामान, जितने रुपए का सामान देश के अंदर बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लास? उसको हम लोग बोलेंगे जीडीपी। सो अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं किसी भी चीज का, सामान का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है यानी जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी क्या है? देश के अंदर सामान कितना बना, और अगर देश के अंदर सामान ज्यादा बना है तो जीडीपी बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वेलफेयर भी कहीं ना कहीं हो रहा है। भाई जीडीपी का बढ़ना इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर देश के अंदर सामान ज्यादा बन रहा है तो देश के लोगों का, जनता का भला भी ज्यादा हो रहा है, तो जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है।
बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि देश की जीडीपी अगर बढ़ रही है तो देश का वेलफेयर भी हो रहा होगा, ये जरूरी नहीं है। यानी कि देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन देश का वेलफेयर नहीं हो रहा, भला नहीं हो रहा। सामान तो ज्यादा बन रहा है देश के अंदर लेकिन गरीबों का भला नहीं हो रहा, गरीबी भुखमरी अभी भी खत्म नहीं हो रही। दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्शन टू जीडीपी एज वेलफेयर। नॉर्मली हम जानते हैं, ये तो अच्छी बात है सर, जीडीपी का बढ़ना देश का वेलफेयर हो रहा है, ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं, ज्यादा घर बन रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, देश का वेलफेयर हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है। बट देर आर सम एक्सेप्शन, यानी कि जहां पे जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन देश का जो वेलफेयर है वो नहीं हो रहा, देश का भला नहीं हो रहा। क्या है क्लास वो एक्सेप्शन? सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखो यहाँ पे लिखा है जीडीपी, जीडीपी का मतलब बताया मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। देखो हम जब भी जीडीपी की बात करते हैं यहाँ पे रियल जीडीपी की बात करेंगे, आज एंड में बात भी करूंगा। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। अभी आप ध्यान रखो कि जब भी हम यहाँ पे जीडीपी की बात करेंगे तो हम किस जीडीपी की बात करते हैं, रियल जीडीपी की, ना कि नॉमिनल जीडीपी की। बट देर आर सम एक्सेप्शन ऑफ जीडीपी वेलफेयर। मैंने क्या कहा, जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है, बट देर आर सम एक्सेप्शंस, देर आर फ्यू एक्सेप्शंस। द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। लिख लेना, अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दिखाना, लिख के तभी दिखाना जब मैं तुम्हें याद कराने में सफल रहूं, यानी अगर मैं तुम्हें याद करा दूं तो तुम मुझे लिख के दिखाओगे। जीडीपी का बढ़ना देश का वेलफेयर शो करता है, इसका सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। होता क्या है कि सामान ज्यादा बन रहा है लेकिन जो भी एक्स्ट्रा सामान बन रहा है ना उसका बेनिफिट सिर्फ अमीरों को मिल रहा है। यानी कि ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं क्लास मार्केट के अंदर, ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, ज्यादा घर बन रहा है या ज्यादा सामान बन रहा है, तो उसका जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो सिर्फ अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा। लाइक मेरे पास एक गाड़ी थी, मैंने एक और गाड़ी खरीद ली, तो सरकार को लग रहा है देश में ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं। बट अगर किसी गरीब के पास एक भी गाड़ी नहीं थी, ठीक है, उसने, उसके पास अभी भी गाड़ी नहीं है, उसके पास अभी भी सामान नहीं है, पुअर आर स्टिल पुअर एंड हंगर, तो जो देश के अमीर लोग हैं वही एक्स्ट्रा चीजें खरीदते चले जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो हमें देखना है कि जो एक्स्ट्रा सामान बन रहा है वो गरीबों को मिलना चाहिए जिनके पास उस सामान की कमी थी, ना कि उनके पास जिनके पास ऑलरेडी वो सामान है। With increase in the level of GDP distribution, the goods and services also increase, but the distribution is unequal. Welfare of poor people may not rise, only fewer people get the benefit. India is facing almost same situation. Overall level of GDP has tended to rise, but poor are still poor and hunger. They are left below poverty line, but rich are more richer. यानी कि देश के अंदर सामान तो ज़्यादा बन रहा है लेकिन जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है उसका बेनिफिट अमीरों को मिल रहा है। गरीब के यहाँ बिजली नहीं थी ना सड़क थी, अमीर के यहाँ पहले भी बिजली थी, अभी और ज़्यादा। अब अमीरों के यहाँ देखो ना, घर पे कई सारी बल्ब लगी रहती हैं, कई सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, क्लास बहुत बड़ा घर रहता है, और मतलब कि उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है प्रोडक्शन का। लेकिन जो गरीब हैं क्लास, उनके घर तक अब तक बिजली पहुँची नहीं है, ना सरकार ने क्लास वहाँ सड़क पहुँचाई है, वो अभी उनको बिजली सड़क पानी कुछ नहीं मिला, लेकिन क्लास अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। तो यानी इससे देश का भला नहीं होगा यार, सीधी सी बात है। देश अगर लगभग 150 करोड़ की आबादी है या फिर आप 130 करोड़ की आबादी कह लो, तो यार 130 करोड़ की आबादी को अगर मेजर लोगों का भला नहीं होगा, सिर्फ कुछ ही लोगों का भला होगा, तो कैसे काम चलेगा? क्लास में सिर्फ अगर आगे के 4 बच्चे पढ़ेंगे, पूरी क्लास का भला कैसे हो सकता है, राइट? सेकेंड इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? देखो जीडीपी कहता है कंज्यूमर गुड्स अगर बनेगा तो गरीबों को फायदा होगा, कंज्यूमर गुड्स सस्ता मिलेगा। लेकिन ये क्लास कंज्यूमर गुड्स की जगह आर्म्स का अगर प्रोडक्शन हो रहा है, आर्म्स हथियार, गोला बारूद, इनका अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन गरीबों का भला नहीं हो रहा। देखो यार, ये गोला बारूद हथियार ये भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिफेंस स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिफेंस क्या कर सकता है? हमें प्रोटेक्ट कर सकता है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिफेंस क्या गरीबी और भुखमरी को मिटा सकता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जेल में बंद हो जाओ, ठीक है, या फिर जेल में बंद नहीं, आपके पीछे आसपास जेड प्लस सिक्योरिटी आपको मिल रही है, खाने को नहीं मिल रहा, तो क्या जिंदा रह पाओगे? नहीं। गरीबी भुखमरी जो है वो कम करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन किन चीजों का बढ़ रहा है? हथियारों का। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड ऑलवेज, मे नॉट, हमेशा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, मे नॉट, देयर इज नो डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ मास, बहुत सारे लोग, मास मतलब बहुत सारे लोगों का। इफ जीडीपी इज राइजिंग ओइंग लार्जली टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, अगर जितने भी डिफेंस गुड्स हैं, हथियार है, इनका प्रोडक्शन अगर आप बढ़ाते हो तो जीडीपी तो बढ़ेगा। भाई जीडीपी क्या कहता है? किन चीजों का बन रहा, जीडीपी मतलब क्या है? देश में कितना सामान बना है, तो भाई वो सामान में हथियार जो बन रहा है उससे भी जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन उससे गरीबी भुखमरी को मिटाया नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं सी कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। पहला क्या था? डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, फिर सी कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, देन बी बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। आज भी हमारी कंट्री में बार्टर सिस्टम चलता है, पूरी तरीके से वो खत्म नहीं हुआ है। सामान के बदले सामान,
गांव में आज भी खेती बाड़ी करने जो किसान आते हैं, उन्होंने पैसे ना दे के उन लोगों को अनाज दिया जाता है। उन लोगों को पैसे नहीं देकर उन लोगों को अनाज दिया जाता है। आज भी क्लास हम सामान दुकान में देके दुकानदार से कोई दूसरा सामान लेके आप आते हैं। तो अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो ये जीडीपी में रिकॉर्ड कैसे होगा? अगर मैंने किसी को कोई सामान दिया, बदले में कोई सामान लिया, क्या सरकार को इस ट्रांजेक्शन का पता चलेगा? क्योंकि इसमें मनी का तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो इनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से कई बार जो जीडीपी शो करता है हमें, वो ट्रू एक्चुअल नहीं होता, वो रिलायबल, वो भरोसेमंद नहीं होता। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चारों पॉइंट्स में, और आखिरी पॉइंट भी है। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है कि देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन क्लास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं की जाती। एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं क्लास, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो बन रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, घर घर एसी लग रहा है अब। तो यार इन सब से देश का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन इन सब से होने वाला जो पॉल्यूशन है, जो हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जब हम शिफ्ट करते हैं तो हम बहुत सारे पॉल्यूशन लेके आते हैं, बहुत सारा क्लास हम लोग बीमारियां नई नई लेके आते हैं क्लास। क्या इन चीज को रिकॉर्ड किया जाता है? जब से क्लास गाड़ी का आविष्कार हुआ है क्लास, जब से पेट्रोल वगैरह आया है, ईंधन फूकता है, कार्बन जलता है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्या इन चीजों को जीडीपी में रिकॉर्ड किया जा सकता है? नहीं। क्या ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे? बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, बट ये जीडीपी में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ये जीडीपी की लिमिटेशन है। अगर कोई एक अच्छा पेड़ पौधे लगा रहा है, गार्डन मेंटेन कर रहा है, तो कई लोगों का उससे भला हो रहा है, वेलफेयर तो हो रहा है ना, बट क्या आप इसे जीडीपी में रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं। या मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है चिमनी से, आप देखो दिल्ली में पूरा यमुना नदी को पूरा नाला बना रखा है, काला पानी पूरा बना रखा है, फैक्ट्रीज वाले पूरा का पूरा कूड़ा करकट सब कुछ जो है वेस्ट मटेरियल सब बहा देते हैं क्लास, जो नदियां होती हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। क्या इन चीज़ों को जीडीपी में रिकॉर्ड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है क्लास? कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम उसे जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक्सटर्नलिटी रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। अगर किसी ने गार्डन बनाया, लोगों का वेलफेयर हो रहा है, बट कोई उसको पैसे नहीं दे रहा, या कोई नुकसान कर रहा है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा रही, तो कोई मनी का मूवमेंट ही नहीं है, तो ये जीडीपी में रिकॉर्ड कहां से होगा? तो कुछ अच्छा काम भी होता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव externalities occurs when a beautiful garden is maintained by Mr. X, raise the welfare of Mr. Y. Even Mr. Y is not paying for it. There is no valuation of it in the estimation of GDP, और जीडीपी में कोई एस्टिमेशन नहीं है। किसी ने अच्छा सा गार्डन मेंटेन किया, उस सबका भला हो रहा है उससे, जीडीपी में कोई उसका लेना देना नहीं है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज व्हेन स्मोक ओमिट बाय फैक्ट्री जब क्लास धुआं वगैरह स्मोक एमिट करते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है उससे, वो सारा का सारा कूड़ा करकट गंदा पानी नाले में मतलब कि नदी में बहा देते हैं, वाटर पॉल्यूशन होता है, उसको नाला बना देते हैं, तो इससे क्लास कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान हो रहा है। तो नुकसान तो हो ही रहा है ना, हम बीमार पड़ रहे हैं। अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो हम बीमार पड़ेंगे, हमारा बजट बढ़ेगा हॉस्पिटल का, हमारी इनकम कम होगी, हमें अल्टीमेटली नुकसान होगा, बट नो बडी इज पेनलाइज फॉर इट। लेकिन कोई इसके लिए पेनलाइज नहीं किया जाता। इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज इज नॉट अकाउंटेड इन द इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। तो ये जो एक्सटर्नलिटीज का इम्पैक्ट है, ये कहीं भी क्लास सोशल वेलफेयर में ये रिकॉर्ड नहीं किया था जीडीपी में। सो क्लास जीडीपी जो हमें दिख रही है वो अंडर या ओवर एस्टिमेट भी हो सकता है, यानी उसकी वैल्यू कम, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। शॉर्ट में अगर आप याद करना चाहो तो बी फॉर बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, सी फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ई फॉर एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो ये ए बी सी डी ई ऐसे याद कर लो। ए से कुछ नहीं है, बी से बार्टर सिस्टम, सी से कॉम्पोजिशन, जी से डिस्ट्रीब्यूशन, ई से एक्सटर्नलिटीज। ये 4 के 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे कमेंट में एक बार मुझे लिख के दिखाओ अगर आपको अच्छे से लर्न हो गया है तो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्लास यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब देखो ना क्लास, रियल जीडीपी किसे कहते हैं और नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं? व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट बेस और कांस्टेंट ईयर प्राइस। ध्यान सुनना, बेस और कांस्टेंट ईयर प्राइस पे अगर जीडीपी मेजर की जाती है तो इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, कौन से ईयर के प्राइस पे? बेस
और कांस्टेंट ईयर प्राइस पे अगर जीडीपी को मेजर किया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। जब जीडीपी को करंट ईयर प्राइस पे मेजर किया जाता है तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, और जब जीडीपी को बेस या कांस्टेंट ईयर प्राइस पे मेजर किया जाता है तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। तो जो रियल जीडीपी है इट इज विदाउट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी में क्योंकि बेस ईयर प्राइस है, पुराने प्राइस पे ही हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में फिट करूंगा, गारंटी, डोंट वरी, ठीक है। ये बेस ईयर, अभी तुम्हें कितना पता होना चाहिए, सर रियल जीडीपी में बेस ईयर प्राइस पे मेजर करते हैं जीडीपी को, और यहाँ पे करंट ईयर प्राइस पे। इसमें इन्फ्लेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। इन्फ्लेशन समझते हो ना, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। लाइक आप बचपन में एक समोसा खाते थे तो वो 2 रुपए का हो सकता था, 3, 4, 5 रुपए का हो सकता है, बट अब आप अगर लोगे तो वो 12 का, 15 का, 10 का, 20 का, वो डिपेंड करता है। या बचपन में आप कोई चीज़ खरीदते थे, अब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको महंगा मिलता है। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइस ड्यू टू राइज इन डिमांड, क्योंकि आजकल डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता, इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी। तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी कहते हैं, इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है। ये ट्रू इंडिकेटर है। इंडिकेटर समझते हैं, गाड़ियों में होता है लेफ्ट राइट इंडिकेटर, जो हमें इंडिकेट करता है कि बंदा लेफ्ट मुड़ेगा या राइट मुड़ेगा, राइट। तो जो रियल जीडीपी है वो इकोनॉमी के ट्रू इंडिकेटर को ये ट्रू इंडिकेटर है, यानी कि ये इकोनॉमिक वेलफेयर को सही से दिखाता है कि रियली इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हुआ, कितना वेलफेयर हुआ, जबकि क्लास नॉमिनल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर नहीं है। तो ये बेस ईयर, ये कांस्टेंट ईयर, और ये बेस और कांस्टेंट ईयर वो करंट ईयर, ये विदाउट इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन, ये ट्रू इंडिकेटर है, वो ट्रू इंडिकेटर नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सन 2010 2020, राइट। 2010 में मैं अज्यूम कर लेता हूं पूरे देश में 100 किलो अनाज उगाया गया, पूरे देश में कुछ भी और नहीं हुआ, सिर्फ 100 किलो अनाज उगाया गया, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं, राइट। और 2020 है, एक काम करो, अनाज को मत लो ना, जीडीपी को ले लेते हैं, राइट। जीडीपी सन 2010 में देश में जो आउटपुट था, देश का जो आउटपुट था, क्वांटिटी से आउटपुट ले लेते हैं, आउटपुट था वो था 100 केजी, और उस टाइम पे प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो था वो था मान लो 2 रुपए। तो देश की जो जीडीपी निकल कर आ रही थी वो आ रही थी 200 रुपए, कि देश की जीडीपी 200 रुपए, देश के अंदर 200 रुपए का सामान बना है। ओके, आउटपुट 100 केजी था और प्राइस था 2 रुपए, जीडीपी आ गया 200। अब आते हैं सन 2020 में। 2020 में जो आउटपुट है वो है क्लास 80 केजी का आउटपुट मान लेते हैं अगर कोई अनाज है तो, और प्राइस पर यूनिट है 5 रुपए। प्राइस पर यूनिट है 5 रुपए, महंगाई इतनी बढ़ गई है ना क्लास, तो प्राइस पर यूनिट है 5 रुपए। तो अगर मैं अब जीडीपी को देखूं, जीडीपी तो 80 इंटू 5 400 रुपए। तो सन 2020 की जीडीपी है 400 रुपए, जो 2010 की जीडीपी जो है वो है क्लास 200 रुपए। कहने का सिर्फ इतना मतलब है क्लास कि इसको अगर हम करंट ईयर में देखें तो ये जो जीडीपी है इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या कहें क्लास? नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी जो करंट ईयर प्राइस पे मेजर किया जाता है। अब 2020 में गवर्नमेंट बोलेगी देखो हमारे 2010 के कंपैरिजन में हमारे कंट्री की जीडीपी ज्यादा है, तो ये नॉमिनल जीडीपी है। लेकिन अगर तुम रियल जीडीपी देखोगे तो तुम बोलोगे भाई देखो तुम्हारा आउटपुट है 80 किलो और जो पुराना प्राइस है वो 2 रुपए, तो तुम्हारा जो ये 160 रुपए आ रहा है ये है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या होता है क्लास? जब हम पुराने प्राइस से, बेस ईयर के प्राइस से, कि यार देखो ज़्यादा तो महंगाई की वजह से है, तुम्हारा क्या तुमने काम किया, पहले 100 किलो अनाज उगता था अब सिर्फ 80 किलो अनाज उग रहा है, जीडीपी फिर भी ज़्यादा है। क्यों?
क्योंकि क्लास इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये नॉमिनल जीडीपी है। लेकिन जब हम इसी क्वांटिटी को पुराने प्राइस से, बेस ईयर प्राइस से, कांस्टेंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जो निकल के आता है वो रियल जीडीपी है। ये इन्फ्लेशन एडजस्ट है, 5 रुपए में इन्फ्लेशन के बाद है, ये इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं है। और ये ट्रू इंडिकेटर है, ये सही वेलफेयर को शो कर रहा है, जबकि ये सही वेलफेयर को शो नहीं कर रहा। अब आप में से अगर आप अगर ये बोल लो कि अगर आपकी जॉब लगेगी, मान लो आज आपकी जॉब मान लो 15,000 की लग गई, तो आप अपने दादाजी से, ग्रैंडफादर से बोलोगे, दादाजी आपकी सैलरी तो 200 रुपये थी, मेरी सैलरी 15,000 रुपये है, मैं आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे, बेटा मैं 200 रुपये में अपना पूरा घर परिवार चलाता था, तो 15,000 में चला के दिखा दे। समझ रहे हो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि ये जो ज्यादा है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सुपीरियर हो, इसका ये मतलब है क्लास की महंगाई बढ़ गई है, तो ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है। तो ये कुछ वैसा ही समझो कि अगर आप पुराने ईयर से प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, तभी आपका जो जीडीपी निकलेगा वो रियल माना जाएगा, राइट? अच्छा, एक डिफरेंस और है क्लास यहाँ पे, जो कि है डेप्रीशिएशन और कैपिटल लॉस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे, मतलब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ टॉपिक है तो हम पढ़ेंगे ही। डेप्रीशिएशन क्या है? इट रेफर्स टू, आप सब जानते हो, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इट्स नॉर्मल वीर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आप जानते हो कि फ्यूचर में कोई ना कोई क्लास नुकसान हो सकता है, आप मशीन खरीद रहे हो तो रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लास? डेप्रीशिएशन, राइट? और जो कैपिटल लॉस है, ये क्या है? इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अनफॉरसीन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलेमिटी, थेफ्ट, एक्सीडेंट, दीज आर कॉल्ड क्लास कैपिटल लॉस। भाई सुनना, डेप्रीशिएशन बेसिकली किसे कहते हैं क्लास? डेप्रीशिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। नॉर्मली किसी भी एसेट की वैल्यू अगर डाउन होगी, तो उस एसेट की वैल्यू अगर डाउन होती है, उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों? वो भाई सीधी सी बात है, आप आज मोबाइल फ़ोन लेके आओ, 15-20 दिन, महीना, साल भर, साल 2 साल चलाओ, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि घिसते घिसते उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, आप जानते हो पहले से। लेकिन कैपिटल लॉस क्या? अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, आपकी मशीन चोरी हो जाए, या क्लास आंधी तूफान, बाढ़ आ जाए, या सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, और मशीन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। इसके लिए पहले से प्रोविजन बना सकते हो। प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, की ठीक है, एसेट अगर 1 लाख का है, 2 साल चलेगा, तो हर साल 50-50 हज़ार रुपये इकट्ठा करेंगे, और 2 साल बाद वो एसेट खराब हो जाएगी, तो नई एसेट ले आएंगे, 1 लाख रुपए हमारे पास जुड़ जाएगा। इसके लिए पहले से प्रोविजन आप बना सकते हो। लेकिन कैपिटल लॉस के लिए आप कोई प्रोविजन नहीं बना सकते, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है। अचानक से अर्थक्वेक आया और मशीन, फैक्ट्री में आग लग गई, या पूरा का पूरा फैक्ट्री गिर गया, मशीन खराब हो गई, गायब हो गई, मशीन टूट टाट गई, तो ये कैपिटल लॉस है। अगर डेप्रीशिएशन है, तो इससे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होगा, मशीन रिपेयर हो जाएगी, मशीन ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे मशीन की परफॉर्मेंस कम होगा। लेकिन इससे क्या है, आपकी मशीन ही गायब हो गई, टूट गई, आग लग गई, चोरी हो गया, तो ये क्लास प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करेगा। हैम्पर इन द सेंस प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा इसमें, जबकि इसमें क्लास प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, प्रोडक्शन चलता रहेगा, लेकिन इसमें क्लास प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल लॉस। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डेप्रीशिएशन कैपिटल लॉस। पहला है मीनिंग, प्रोविजन फॉर लॉस, तीसरा प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट? तो थर्ड पार्ट हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया, और अगली पार्ट में हम लोग क्लास न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, बेसिक न्यूमेरिकल, और हम ये भी देखेंगे क्लास की तीनों मेथड के प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, फिर लास्ट में क्या क्या चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और क्या क्या चीज़ें नहीं होती, प्रिकॉशन के साथ कवर करेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक जरूर करना वीडियो को। क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं आपकी क्लास में, आपके ट्यूशन में, हर जगह आप वीडियो शेयर कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ क्लास 12 की पूरी प्रिपरेशन होगी, चाहे अकाउंट्स, चाहे इको, चाहे बीएसटी, एज पर सीबीएसई लेटेस्ट सिलेबस। टिल एग्जाम तक मेरा सपोर्ट रहेगा, जैसा मैंने लास्ट ईयर बच्चों के साथ मेहनत की, कोशिश करूंगा उससे और बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करूं। बाकी सारा कंटेंट यूट्यूब पे मेरा अवेलेबल है, जो आप देखना चाहो क्लास, मेरा नाम आगे लिख के सर्च करके वीडियोस को देख सकते हो। डेफिनेटली आप एंजॉय करोगे और काफ़ी कुछ सीखोगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।